नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एग्जाम सीरीज विद एसके पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर एसीएफ जूलॉजी की वीडियो सीरीज चल रही है। यह वीडियो सीरीज एसीएफ के साथ साथ स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी, सेकंड ग्रेड टीचर, पीजीटी बायोलॉजी और नीट एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। स्क्रीन पर आप एसीएफ जूलॉजी का सिलेबस देख रहे हैं, जिसमें 10 यूनिट दी हुई है। मैंने इस वीडियो सीरीज को यूनिट 1 से स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत हम अभी तक बायोडाइवर्सिटी, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, म्यूजियम्स एंड जूज, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोडेड्स एंड कोडेड्स, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन, एम्ब्रियोजेनी आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। यूनिट 1 में 15 स्पेसिमेन भी दिए हुए हैं, जिसमें से हम पैरामीशियम की स्टडी कर चुके हैं। यूनिट 1 के पुराने वीडियोज़ को आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, जहां से आप उनको क्लिक कर देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आज की इस क्लास में हम प्लाज्मोडियम के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। प्लाज्मोडियम की स्टडी हम 6 पॉइंट्स के अंतर्गत करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट्स है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, दूसरा पॉइंट है जनरल फीचर, थर्ड है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, फोर्थ है टाइप्स ऑफ मलेरिया, पांचवा है कंट्रोल ऑफ मलेरिया और लास्ट है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम द मलेरिया फीवर पैरासाइट का पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लाज्मोडियम के कुछ प्रमुख हिस्टोरिकल फैक्ट पर डिस्कस करेंगे। पहला बिंदु है मलेरिया एक इटालियन वर्ड है, जो 2 शब्द मेला और एरिया से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है बैड एयर यानी दूषित हवा। पहले यह माना जाता था कि मलेरिया का कारण दूषित हवा होती है, लेकिन बाद में यह खोज हुआ कि मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। 1716 में लांसीसी नामक वैज्ञानिक ने मलेरिया व मॉस्किटो के बीच संबंध स्थापित किया। फ्रेंच डॉक्टर चार्ल्स लुइस लेवरॉन ने मलेरिया पैरासाइट की खोज मानव के रक्त में की। मलेरिया शब्द का प्रतिपादन 1827 में मैकुलोच ने किया। सर रोनाल्ड रोस ने मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय पर सर्वप्रथम उसिष्ट को देखा और बताया कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। इस कार्य के लिए रोनाल्ड रोस को 1902 में मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। रोनाल्ड रोस का जन्म अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है, क्योंकि 20 अगस्त 1897 के दिन रोनाल्ड रोस ने मादा एनोफिलीज मॉस्किटो के आमाशय पर उसिष्ट को सर्वप्रथम देखा था। 1966 में गर्नहम नामक वैज्ञानिक ने मलेरिया परजीवी पर डिटेल्ड मोनोग्राफ लिखा। प्लाज्मोडियम की 60 से भी ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है, जो मानव तथा अन्य एनिमल्स में मलेरिया फैलाती है, लेकिन 4 स्पीसीज मानव में मलेरिया फैलाने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती है। पहली है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकेंड प्लाज्मोडियम ओवेल, थर्ड प्लाज्मोडियम मलेरी, फोर्थ है प्लाज्मोडियम फैलेसीपेरम। इनमें से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया परजीवी का सबसे कॉमन टाइप होता है। आज की इस क्लास में हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। दूसरा पॉइंट है जनरल फीचर। प्लाज्मोडियम के जनरल फीचर को हम 2 भागों में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक पोजीशन और दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन। सिस्टमेटिक पोजीशन के अंतर्गत प्लाज्मोडियम के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मोडियम को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास टिलोस्पोरा, ऑर्डर यूकोकिडिया, जीनस प्लाज्मोडियम, स्पीसीज वाइवेक्स। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कोशिका जीवी अंतः परजीवी होता है, जो कि आरबीसी व लीवर सेल में पाया जाता है। यह विश्व के उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी इसका जीवन चक्र 2 प्रपोषकों में कंप्लीट होता है। पहला प्रपोषक मनुष्य और दूसरा प्रपोषक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। मनुष्य प्लाज्मोडियम का प्राथमिक प्रपोषक कहलाता है और मादा एनोफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम का द्वितीयक प्रपोषक कहलाता है। प्राथमिक प्रपोषक में एसेक्सुअल साइकिल संपन्न होता है और सेकेंडरी होस्ट में लैंगिक चक्र संपन्न होता है। प्राइमरी होस्ट में एसेक्सुअल साइकिल 2 फेज में कंप्लीट होता है। पहला फेज लीवर सेल में, जिसे साइजोगोनी कहा जाता है। इसमें मल्टीपल फिजन के द्वारा अंत में मीरोजोइड्स का निर्माण होता है। और दूसरा फेज आरबीसी में संपन्न होता है, जिसे इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहा जाता है।
इसके द्वारा गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर में लैंगिक चक्र भी 2 चरणों में कंप्लीट होता है, जिसमें पहला फेज गैमेटोगेनी कहलाता है, जो अंत में गैमेट्स बनते हैं, और दूसरा फेज स्पोरोगोनी कहलाता है, जिसके अंत में स्पोरोजोइट्स बनते हैं। अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट पर चर्चा करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है, मादा एनोफिलीज मच्छर वाहक परपोषक का कार्य करता है। यह एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है। प्लाज्मोडियम एनोफिलीज मच्छर में अरोगकारी अवस्था में पाया जाता है। नर एनोफिलीज मच्छर परपोषक का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि यह मकरंद पर आश्रित होता है और इसमें भेदने वाले मुखांग अनुपस्थित होते हैं। बंदर प्लाज्मोडियम का आरक्षित पोषक होता है। इसमें भी प्लाज्मोडियम अरोगकारी अवस्था में पाया जाता है। अलैंगिक चक्र जो कि मनुष्य में संपन्न होता है, उसको हम 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। पहला इन्फेक्शन, दूसरा स्पोरोजोइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर साइजोगोनी के बारे में। इन्फेक्शन यानी मलेरिया परजीवी से संक्रमित होना। जब कोई स्पोरोजोइट संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर एक स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, तो यह रक्त स्कंदन को रोकने के लिए लार मुक्त करती है, और इसकी लार में मॉस्किटीन नामक प्रतिस्कंदक पाया जाता है। इस लार के साथ स्पोरोजोइट्स मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, और यह पूरी प्रोसेस निवेशन यानी इनोकुलेशन कहलाती है। इस इनोकुलेशन यानी निवेशन के कारण मनुष्य के रक्त में स्पोरोजोइट्स प्रवेश कर जाते हैं। स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था होती है। यह प्राथमिक परपोषक को संक्रमित करती है। स्पोरोजोइट का आकार हंसियाकार यानी सिकल शेप्ड अथवा स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पोरोजोइट पर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। स्पोरोजोइट में 11 कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, जो कि रिगलिंग मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होती है। स्पोरोजोइट्स को लेकर विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट है साइजोगोनी। साइजोगोनी को 4 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली प्रावस्था है पूर्व रक्ताणु प्रावस्था यानी प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज। दूसरी प्रावस्था है बाह्य रक्ताणु प्रावस्था यानी एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज, और तीसरी प्रावस्था है इरिथ्रोसाइटिक फेज यानी रक्ताणु अवस्था, और लास्ट है पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक फेज यानी पश्य रक्ताणु अवस्था। साइजोगोनी का हम इस डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पोरोजोइट लीवर सेल में प्रवेश कर आकार में गोल हो जाते हैं, और ये ग्लाइकोजन को खाकर ग्रो करते हैं। इस अवस्था को साइजोंट कहते हैं। साइजोंट में बहुविखंडन होता है, जिससे क्रिप्टोजोइट्स बनते हैं, और ये क्रिप्टोजोइट्स लीवर सेल के फटने पर रक्त पात्रों में मुक्त हो जाते हैं, जिससे ये रक्त में प्रवेश करके दोबारा नई लीवर सेल पर अटैक करते हैं। नई लीवर सेल में फिर से साइजोंट बनते हैं। इन साइजोंट में बहुविखंडन होता है और मेटाक्रिप्टोजोइट्स बनते हैं। ये मेटाक्रिप्टोजोइट्स 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स और माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स। मैक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स आकार में बड़े होते हैं, जो बाह्य रक्ताणु चक्र दोहराते हैं, यानी वापस नई लीवर सेल पर अटैक करते हैं। और माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स छोटे व संख्या में अधिक होते हैं, जो यंग आरबीसी पर अटैक करते हैं। एक आरबीसी में केवल एक माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स प्रवेश करता है। ये माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स आरबीसी में प्रवेश करके गोलाकार हो जाते हैं। यह अवस्था ट्रोफोजोइट अवस्था कहलाती है। आरबीसी में ट्रोफोजोइट अवस्था के साथ साथ नारंगी पीले रंग के सुपना डॉट्स का निर्माण होता है। ट्रोफोजोइट से मुद्रिका अवस्था का निर्माण होता है। मुद्रिका अवस्था में नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिस कारण आरबीसी की साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियस
परिधि की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, जिससे यह मुद्रिका अवस्था बनती है। मुद्रिका अवस्था में कूटपादों का निर्माण होता है, जिससे ये अमीबा की तरह दिखाई देता है और यह अवस्था अमीबी अवस्था कहलाती है। कुछ समय बाद अमीबोइड अवस्था में हीमोजोइन कणिकाएं दिखाई देने लगती है। ऐसा इसीलिए होता है कि अमीबीय अवस्था कूटपादों की सहायता से हीमोग्लोबिन युक्त साइटोप्लाज्म खाना शुरू करती है, जिस कारण धीरे धीरे इसके ग्लोबिन भाग का पाचन हो जाता है, लेकिन इसका हीम भाग अपचित रह जाता है। इन हीमोजोइन कणों का निर्माण इस अपचित हीमेटिन या हीम से होता है। अमीबीय अवस्था ग्रो करके साइजोन्ट बनाती है। साइजोन्ट में बहुविखंडन की क्रिया होती है, जिससे 12 से लेकर 24 तक मीरोजोइड्स बनते हैं। ये मीरोजोइड्स हीमोजोइन कणों के चारों तरफ एक पुष्पनुमा व्यवस्था दर्शाते हैं, जिसे रोजेट अवस्था कहा जाता है। आरबीसी के फटने पर हीमोजोइन और ये मीरोजोइड्स प्लाज्मा में मुक्त हो जाते हैं, जिस कारण मलेरिया के लक्षण प्रकट होते हैं। पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक फेज यानी पश्च रक्ताणु चक्र। कुछ मीरोजोइड्स आरबीसी पर अटैक कर दोबारा रक्ताणु चक्र दोहराते हैं, जिससे 48 घंटे बाद मलेरिया बुखार की पुनरावृत्ति होती है। और कुछ मीरोजोइड्स लीवर सेल पर अटैक करके साइजोगोनी शुरू करते हैं। मीरोजोइड्स के साथ हीमोजोइन कणों के मुक्त होने से मलेरिया बुखार के लक्षण शुरू होते हैं, जिसको पैरोक्सिजम कहा जाता है। पैरोक्सिजम की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था में रोगी को ठंड लग करके कंपन आता है, जिसे रीगर स्टेज कहा जाता है। दूसरी अवस्था में शरीर का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, जिसको फाइब्रिल स्टेज कहते हैं। थर्ड अवस्था में रोगी को अत्यधिक पसीना निकलता है। इसे गैमेटोगोनी भी कहा जाता है। यह मनुष्य में शुरू होकर मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में पूर्ण होती है। सबसे पहले हम मनुष्य में गैमोगोनी के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ मीरोजोइड्स 3 से 5 बार रक्ताणु चक्र को दोहराने के बाद नई आरबीसी में प्रवेश करते हैं, जिससे गैमेटोसाइट्स बनते हैं। ये गैमेटोसाइट्स गैमोन्ट या रेजिस्टेंट साइजोन्ट भी कहलाते हैं। इनमें हीमोजोइन कणिकाएं अत्यधिक मात्रा में होती है। ये 2 प्रकार के गैमेटोसाइट्स होते हैं, माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट। माइक्रोगैमेटोसाइट नर युग्मक होते हैं और मैक्रोगैमेटोसाइट मादा युग्मक होते हैं। सेकंड है मादा एनोफिलीज मच्छर में गैमोगोनी। जब कोई मादा एनोफिलीज मच्छर संक्रमित मनुष्य को काटती है तो ये गैमेटोसाइट्स एनोफिलीज के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। एनोफिलीज के शरीर में गैमेटोसाइट्स को छोड़कर अन्य सभी अवस्थाओं का पाचन हो जाता है, लेकिन इन गैमेटोसाइट्स का पाचन नहीं होता है। माइक्रोगैमेटोसाइट्स मियोसिस के साथ साथ एक्सफ्लैजिलेशन की क्रिया भी करते हैं, जिसके कारण 6 से 8 हैप्लॉइड केंद्रक युक्त फ्लैजिला का निर्माण होता है। इन फ्लैजिला को मेल गैमेट भी कहते हैं। मैक्रोगैमेटोसाइट में मियोसिस के द्वारा एक हैप्लॉइड ओवम और 2 पोलोसाइट का निर्माण होता है। नर युग्मक व मादा युग्मक के संपर्क में आने पर फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे जाइगोट बनता है। यह जाइगोट गोलाकार व गतिहीन होता है, लेकिन कुछ समय बाद यह नुकीला व गतिशील हो जाता है। इस अवस्था को उकाइनीट या वर्मिक्यूल कहा जाता है। यह उकाइनीट क्रोप की दीवार को भेदकर बाहर आ जाता है। उकाइनीट क्रोप की पेरिटोनियम के नीचे गोल होकर के एक सिस्ट का निर्माण करता है, जिसको उसिस्ट कहा जाता है। यह उसिस्ट क्रोप से पोषण करके स्पोरोन्ट बनाता है। स्पोरोन्ट में मल्टीपल फिजन के द्वारा स्पोरोजोइट्स का निर्माण होता है। इनकी संख्या अत्यधिक होती है। स्पोरोजोइट्स युक्त उसिस्ट को स्पोरोब्लास्ट कहा जाता है। स्पोरोब्लास्ट के फटने पर ये स्पोरोजोइट्स हिमोसिलों में मुक्त हो जाते हैं, जहां से ये मच्छर की लार ग्रंथि में संग्रहित हो जाते हैं। मलेरिया के प्रकार में पहला प्रकार है माइल्ड टर्सिन मलेरिया।
हल्का तृतीयक मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम ओवेल के कारण होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन का होता है। इसके आरबीसी में जेम्स डॉट का निर्माण होता है। यह सबसे कम होने वाला मलेरिया होता है। मलेरिया का दूसरा प्रकार है बिनाइन टर्सिन मलेरिया, जिसे वाइवेक्स मलेरिया भी कहा जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक कॉमन स्पीशीज है, इस कारण यह सर्वाधिक होने वाला मलेरिया है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन का होता है। इसमें हर तीसरे दिन बुखार आता है, यानी 48 घंटे बाद बुखार की पुनरावृत्ति होती है। इसके आरबीसी में सुपनर डॉट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वार्टन मलेरिया, यानी चतुर्थक मलेरिया। यह प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण होता है। इसमें हर चौथे दिन बुखार आता है, यानी 72 घंटे बाद बुखार की पुनरावृत्ति होती है। यह सबसे कम हानिकारक मलेरिया बुखार होता है। इसकी आरबीसी में जिमान डॉट्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया, जिसके कई नाम प्रचलित हैं। घातक तृतीयक मलेरिया, ग्रीष्म शरद मलेरिया, ब्लैक वाटर मलेरिया, मस्तिष्क मलेरिया, अल्प तृतीयक मलेरिया। यह सर्वाधिक हानिकारक व सर्वाधिक मृत्युदर वाला मलेरिया बुखार होता है। यह प्लाज्मोडियम फैलेसीपेरम के कारण होता है। इसमें फीवर की पुनरावृत्ति 48 घंटे बाद होती है। इससे संक्रमित आरबीसी में कॉपर कलर के मोरर डॉट्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें 2 मुद्रिका अवस्था बनती है। इस मलेरिया में पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक फेज अब्सेंट होती है। लास्ट है कोटिडियन मलेरिया। यह मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम की एक से अधिक स्पीशीज के संक्रमण से होता है। इसमें हर 24 घंटे में बुखार की पुनरावृत्ति होती है, यानी प्रतिदिन बुखार आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ मलेरिया फीवर। मलेरिया फीवर का नियंत्रण, जिसको हम 2 तरह से डिवाइड करके चर्चा करेंगे। फर्स्ट है एलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का एलिमिनेशन कई मेथड से किया जाता है। फॉर एग्जांपल है ट्रैप है, फ्यूमिगेशन है। फ्यूमिगेशन जैसे सल्फर, पायरेथ्रम, क्रेसोल आदि के द्वारा किया जाता है। स्प्रेइंग जैसे डीडीटी स्प्रे है, पायरेथ्रम स्प्रे और अदर इंसेक्टिसाइड स्प्रे। स्टरलाइजेशन मेथड विश्व के कुछ देशों में यूज किया जाता है। मोस्टली यह मेथड जापान में यूज किया जाता है। एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस। मॉस्किटो के ब्रीडिंग प्लेस को एलिमिनेट करके भी कंट्रोल किया जा सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वा और प्यूपा ऑफ मॉस्किटो, इसके द्वारा भी मलेरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। केमिकल कंट्रोल है जैसे डीडीटी आदि के द्वारा, और बायोलॉजिकल कंट्रोल है जैसे गैम्बूसिया मछली, ट्राउट मछलियाँ, इनके द्वारा। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। एंटी मलेरिया ड्रग्स के द्वारा इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, जिसमें पहली मेडिसिन है कुनेन। कुनेन मलेरिया बुखार की सबसे पुरानी औषधि है। इसको सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह सिनकोना वृक्ष पेरू, श्रीलंका, जावा, भारत आदि देशों में पाया जाता है। और दूसरी ड्रग्स है संश्लेषित प्रकार के ड्रग्स, जैसे एग्जाम्पल है क्लोरोक्वीन, डाराप्रीम, कामाक्वीन, पेलुड्रीन, निवाक्वीन, रिसोचिन, मेपाक्रीम। तीसरी है मेलारोन। मेलारोन मलेरिया की एक लेटेस्ट दवा है जो एटाक्वोन व प्रोगवानिल से मिलकर के बनी होती है। दोस्तों, इस क्लास में मैंने प्लाज्मोडियम को कम्प्लीटली एक ही लेक्चर में कवर किया है एंड आई होप कि आपको यह पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही जूलॉजी के नए नए वीडियो लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।